नेक्स्ट रिले है वो है रिएक्टेंस रिले। तो रिएक्टेंस रिले में सबसे पहले हम उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो वो रिएक्टेंस रिले काम कैसे करेगा, तो जैसे इम्पीडेंस रिले में V/I यानी कि वोल्टेज और करंट क्वांटिटी मेज़र करके इम्पीडेंस मेज़र किया जाता है, सेम वे रिएक्टेंस रिले में रिएक्टेंस को मेज़र किया जाता है। यानी कि जो फॉल्ट पॉइंट होगा और जो रिले होगा उन दोनों के बीच का रिएक्टेंस मेज़र किया जाता है। अगर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है यानी कि कम होगी तो उस टाइम पे रिएक्टेंस रिले ऑपरेट हो जाएगा। यानी कि रिएक्टेंस रिले मेजर्स रिएक्टेंस। तो किस किस का रिएक्टेंस मेज़र करेगा, तो लाइन बिटवीन द फॉल्ट पॉइंट एंड द रिले। और इसकी वजह से जो लाइन का जो रेजिस्टेंस होगा उस पर उसकी कोई इफ़ेक्ट आएगी नहीं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो इसकी वजह से अगर फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे जो आर्क रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर कोई भी वैल्यू हो मीन्स कोई भी इफ़ेक्ट होगी नहीं, और उसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है रिले का वो भी चेंज होगा नहीं। सो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ रिएक्टेंस टाइप डिस्टेंस रिले। अगर हम उसमें उसका डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले अपर वाइंडिंग, यहाँ पे ये जो रिले हम बना रहे हैं वो इंडक्शन कप टाइप का रिएक्टेंस रिले है, इंडक्शन कप टाइप रिएक्टेंस रिले। ओके, तो यहाँ पे डिस्क होगी, अपर वाइंडिंग, नीचे आएगा लोअर वाइंडिंग, राइट हैंड साइड पे एक वाइंडिंग आएगा। यहाँ पे हम वोल्टेज कनेक्ट करेंगे और जो वोल्टेज होगा उसके साथ हम फेज शिफ्टिंग सर्किट करेंगे कनेक्ट R2 C2। यहाँ पे V। ओके, यहाँ पे जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो होगी करंट I। जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा अपर वाइंडिंग में वो आएगा पोलराइजिंग टॉर्क। राइट हैंड साइड पे जो वाइंडिंग में से ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सेम वे लोअर वाइंडिंग में भी पोलराइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट है वहाँ पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये जो है फेज शिफ्टिंग सर्किट है जिसको हम फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सेम वे करंट के साथ भी हम RC सर्किट कनेक्ट करेंगे फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए। फेज शिफ्टिंग सर्किट। ओके, तो अब जो रिएक्टेंस रिले है वो काम कैसे करेगा, तो जो रिएक्टेंस रिले है उसको हम एक तो हाई स्पीड रिले है,
अब इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम में हम देख सकते हैं। ओके, जो ये है अपर पोल, लोअर पोल, यहाँ पे राइट हैंड साइड पोल और लेफ्ट हैंड साइड पोल। तो जो अपर पोल है और जो लोअर पोल है, दोनों में पोलराइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि क्या होगा, जब भी हम सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने की वजह से क्या होगा, जो वाइंडिंग्स है उसमें से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा और वाइंडिंग्स की में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड फाइनली यहाँ पे हमें जो फ्लक्स मिलेगा तो अपर पोल और लोअर पोल दोनों में पोलराइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सेम वे जो राइट हैंड साइड पोल है उसमें भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो क्योंकि यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा इसलिए। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी है वो है करंट, तो करंट इज़ द मेन ऑपरेटिंग क्वांटिटी। बट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पोल है जिसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो जो अपर पोल और लोअर पोल, उन दोनों में से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उनके साथ इन फेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसको हमने अपर पोल के राइट हैंड साइड दिख रहा है, ओके, यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको फेज शिफ्टिंग सर्किट की हेल्प से हमने शॉर्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से ये जो दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए, यानी कि दो पोलराइजिंग फ्लक्स और यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्लक्स, तो ये तीन जो होंगे वो एक दूसरे के साथ इन फेज होंगे नहीं। जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो पोलराइजिंग फ्लक्स और जो राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से हमें मिलेगा। यानी कि जस्ट सपोज हम ऑपरेटिंग टॉर्क K1I² है, वो पोलराइजिंग फ्लक्स और जो राइट हैंड साइड पोल है, राइट हैंड साइड पोल फ्लक्स, उन दोनों के इंटरैक्शन से प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पोल है उसके ऊपर भी वाइंडिंग वाउंड की गई है और वो भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। तो यहाँ पे जो पोलराइजिंग फ्लक्स है उसके इंटरैक्शन इस टॉर्क की वजह से रिस्ट्रेनिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि इंटरैक्शन बिटवीन polarizing flux and give you the restraining torque। ओके, यानी कि जो पोलराइजिंग फ्लक्स है उसका यहाँ पे जो पोल है उसके फ्लक्स के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए फेज शिफ्टिंग सर्किट का यूज़ किया गया है और ये जो सर्किट है उसको वोल्टेज कॉइल के साथ हमने सीरीज़ में कनेक्ट की गई है। जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो VI cos 90-5 के साथ प्रोपोर्शनलिटी में होगा, यानी कि रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। सो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू VI cos 90-5 और जो K3 है, जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है, वो स्प्रिंग की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे फाइनल, सो T इज इक्वल टू K1I² माइनस K2 VI cos 90-5 माइनस K3। ओके, तो टोटल टॉर्क हमें इतना मिलेगा।
जिसमें से हम K3 की वैल्यू है यानी कि जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसके लिए इसको नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। तो अब जाके हमें T इज इक्वल टू K1I² माइनस K2VI cos 90 माइनस 5 के जितना मिलेगा। सब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो K1I² माइनस K2VI साइन 5 cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। सो आर टॉर्क इज इक्वल टू K1I² माइनस K2VI साइन 5। अब जब भी K1I² जिसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग टॉर्क, K2VI साइन 5 जिसको हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, तो जब भी ऑपरेटिंग टॉर्क है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से बढ़ जाएगा, उस टाइम पे रिले ऑपरेट होगा। यानी कि K1I² इज ग्रेटर देन K2VI साइन 5, एट दैट टाइम रिले विल ऑपरेट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि K1 बाय K2 इज ग्रेटर देन V बाय I साइन 5, यानी कि K इज ग्रेटर देन Z साइन 5 और Z साइन 5 इज लेस देन K, यानी कि X is less than K. Okay, so this is the torque equation, construction and working of the reactance type distance relay.